नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद और मालदा के लिए रवाना हो गए। यहां अगले 2 दिन राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थियों शिविरों का दौरा करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, ईडी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी की 27.5 करोड़ रुपए के शेयर अस्थायी रूप से जब्त किए हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के 14 साल पुराने मामले में की गई है। तीसरी बड़ी खबर, बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन के सामने कांग्रेस के लिए एक बड़ी मांग रख दी है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए अक्टूबर या नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। चौथी बड़ी खबर, एमपी यूथ कांग्रेस के चुनावों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधानसभा चुनाव तक का चुनाव होगा। स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य भी चुने जाएंगे। विधानसभा कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष तक के चुनाव होंगे। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद और मालदा के लिए रवाना हो गए। अगले 2 दिन राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा वे जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे और वहां जो कुछ भी हुआ चौंकाने वाला है। किसी भी कीमत पर शांति स्थापित होनी चाहिए। इससे पहले गुरुवार को सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया था। ममता ने कहा, वे गैर स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वे अभी मुर्शिदाबाद का दौरा ना करें। राज्यपाल से कुछ और दिन प्रतीक्षा करने की अपील करेंगी। स्थिति सामान्य हो रही है, सीएम ने कहा। उन्होंने स्वयं प्रभावित इलाकों का फिलहाल दौरा करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजय राहटकर भी हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए मालदा रवाना हो गए। वहीं इससे हिंसा पर बंगाल सरकार ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है। इसमें ममता सरकार ने दावा किया है कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति अब नियंत्रण में है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। मुर्शिदाबाद में अभी वक्फ बिल को लेकर हिंसा दिखी गई थी और जो मुस्लिम समुदाय तक काफी आक्रोशित था। अभी राज्यपाल मुर्शिदाबाद का दौरा कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आखिर वो मना क्यों करी स्थगित? पहले भी उन्होंने बोला था कि वहां का दौरा नहीं करे और वो खुद तो वहां का दौरा कर भी नहीं रही है। यहाँ तक कि उनको करना चाहिए क्योंकि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। इसका मुख्य कारण है, आप जो अभी जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रही थी, जो बंगाल की सरकार ने हाई कोर्ट में सबमिट करी है, उस रिपोर्ट में उन्होंने बिल्कुल साफ ये लिखा है कि ये हिंसा जो है कुछ प्रायोजित लोगों द्वारा करी गई थी और उन्होंने एक विशेष समुदाय को टारगेट करा। इतना टारगेट करा कि उन्होंने पुलिस वालों की पिस्तौल तक छीन दी थी, जिसमें की गोलियां भरी हुई थी। अब आप देखिए, ममता बनर्जी जब जनता को संबोधित करती है तो कहती है केंद्र सरकार बीएसएफ मिलकर ये दंगा करा रही है। जब हाईकोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करती है सरकार तो उनके तथ्य बदल जाते हैं। अब रिपोर्ट ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, तो अब सरकार को ये बताना पड़ेगा कि क्या ममता बनर्जी जी जो मंच से बोलती है वो बात सत्य है या वो जो रिपोर्ट में लिख के दे रही है वो बात सत्य है, क्योंकि दोनों में से कोई एक बात ही सत्य हो सकती है। प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर लॉ एंड ऑर्डर कंटेन नहीं कर पा रहे और वहां पे जिन लोगों के संग अत्याचार हुआ उससे उनके पास मिलने का भी समय नहीं है। अगर आप देखिए तो शुभेंदु अधिकारी जी के साथ कुछ लोग वहां से मिलने मुर्शिदाबाद से राजभवन तक आए थे, तो वो लोग जब यहाँ तक गवर्नर साहब से मिलने आ सकते तो क्या वो मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते? मुख्यमंत्री का ये दायित्व है और इसी के संग पूरा विपक्ष भी आज चुप बैठा है। अगर देश की किसी और राज्य में जहाँ बीजेपी का शासन है इस तरीके की हिंसा होती तो पूरा विपक्ष के नेता वहां जाने को तैयार होते और किसी भी तरीके से पहुंचने की कोशिश करते, लेकिन इस घटना पे अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी, कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता कोई बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि सबको एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए। बस के लिए अगर हिंसा है तो हिंसा सिर्फ बंगाल में ही क्यों हो रही है? असम में 40% मुसलमान है, वहां पे हिंसा नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में 27% वक्फ की कुल संपत्ति है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां पे हिंसा नहीं हो रही। इसका मतलब बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर एक चिंता का विषय है। जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो ये मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी वक्फ बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था और ये कहा भी गया था कि जो बीजेपी के लोग यहाँ पर हिंसा करवा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? साथ ही वो एक मुख्यमंत्री है, उनको वहां का दौरा करना चाहिए।
अगर राज्य सरकार की चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बाहर से लोग आके मेरी ये प्रदेश में हिंसा करके वापस चले जाते हैं, तो ये तो उसके लॉ एंड ऑर्डर का, उसकी मशीनरी का फेलियर है ना। वो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहता है? और क्या उसने ये चीज हाईकोर्ट की रिपोर्ट में सबमिट करी है कि मुझसे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कंटेन नहीं हो पा रहा और इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं? ये सब जनता को भ्रमित करने की चीजें हैं। इसीलिए ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद नहीं जाना चाहती कि जब वहां वो जाएंगी मीडिया उनके साथ होगा, क्योंकि उन्होंने मीडिया को भी प्रतिबंध लगा रखा वहां जाने से। और वहां की जनता की आवाज जब देश तक पहुंचेगी तो उन्हें कुछ ना कुछ उस पर बोलना पड़ेगा। और उनको इस समय इसी में फायदा दिखता है कि वो एक विशेष समुदाय के संग बनी रहे, क्योंकि 2026 में जनवरी फरवरी में बंगाल में चुनाव। जी, वहां पर अगर राज्यपाल दौरा कर रहे हैं तो उनको उसमें भी परेशानी हो रही, साथ ही काफी वो बोल रही है अगर यहाँ पर कुछ होता है, अगर राज्यपाल यहाँ का दौरा कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वही होंगे। अगर स्टेट की मशीनरी काम नहीं कर रही है तो राज्यपाल का ये दायित्व है कि वो केंद्र सरकार को और माननीय राष्ट्रपति जी को वहां जाके वास्तविक स्थिति की जानकारी दे, क्योंकि जनता की इसमें कोई गलती नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ये सेटअप बनाया गया है कि अगर किसी कारणवश मुख्यमंत्री अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं तभी वहां राज्यपाल की मौजूदगी होती है। और अगर राज्यपाल भी इस काम को नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार आगे के निर्णय लेने के लिए पूर्णतः सक्षम है। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि जो सरकार है, राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर वहां के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रही है तो उनको सत्ता में भी नहीं बैठना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से स्टेट का सब्जेक्ट रहा है। अगर स्टेट की गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही, उसकी मशीनरी फेल हो रही है, तो उसको इसकी जानकारी तुरंत केंद्र सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि वहां की जनता के जीने के अधिकार को प्रदेश सरकार अपने हितों के कारण रोक नहीं सकती। अगर बांग्लादेश से कोई घुसपैठ हो रही है, जो ममता बनर्जी जी बार बार कहती है, तो अमित शाह जी ने इसे ऑन रिकॉर्ड बोला है कि वहां पे 450 किलोमीटर का ऐसा बॉर्डर है जो बीएसएफ फेंसिंग करना चाहता है। लेकिन प्रदेश सरकार ने पिछले 8 से 10 सालों में बराबर कहने पे भी बीएसएफ को या केंद्र सरकार को जमीन मुहैया नहीं करा के दी है जहाँ से उस बॉर्डर की फेंसिंग हो जाए, और आज भी वो जमीन मुहैया करा के नहीं दी गई है। तो वो ये कैसे कहती है कि केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं कर रही बांग्लादेश से घुसपैठियों को बंगाल में आने के लिए। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ईडी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी की 27.5 करोड़ रुपए के शेयर अस्थायी रूप से जब्त किए हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के 14 साल पुराने मामले में की गई है, जिसमें क्विड प्रो क्वो यानी कुछ पाने के बदले कुछ देना निवेश होने के आरोप है। ईडी की हैदराबाद टीम ने जगन की 3 कंपनियां कार्मेल एशिया होल्डिंग, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और हर्षा फर्म में निवेश को जब्त किया है। इसके अलावा डालमिया सीमेंट लिमिटेड की करीब 377.2 करोड़ रुपए की जमीन भी जब्त की है। डीसीबीएल के मुताबिक यह जमीन 793.3 करोड़ की है। यह मामला 2011 में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि डीसीबीएल ने जगन रेड्डी से जुड़ी कंपनी रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड में 95 करोड़ रुपए निवेश किए थे। इसके बदले में जगन ने अपने पिता तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के प्रभाव का इस्तेमाल कर डीसीबीएल को आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 407 हेक्टेयर की खनन लीज दिलाई थी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें कि डीसीबीएल को जमीन दी गई थी और उसी को लेकर इनकी जमीन पर शेयर होल्डर्स भी इन्होंने जब्त किए गए हैं ईडी के द्वारा। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के 14 साल पुराने मामले में की गई है। बता दें कि ईडी की हैदराबाद टीम ने जगन की 3 कंपनियां कार्मेल एशिया होल्डिंग, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और हर्षा फार्म में निवेश को जब्त किया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अतुल मिश्रा जी जुड़ गए। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। पूर्व सीएम जगन रेड्डी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कार्रवाई की है, क्या है पूरा मामला? आपकी जो आवाज है वो साफ नहीं आ पा रही है। मामला है बता दें कि आंध्र प्रदेश में पूर्व सीएम रेड्डी के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है और ये 14 साल बाद
ये कार्रवाई वापस से अमल में आई है। वहीं आपको बता दें कि जब्त किए 27.5 करोड़ के शेयर जब्त किए गए हैं और ईडी की जो कार्रवाई है वो भी अभी तक लगातार जारी है। अब देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई में क्या सामने आता है। मनी लॉन्ड्रिंग के 14 साल पुराने मामले में यह कार्रवाई की गई है ईडी के द्वारा। वहीं आपको बता दें कि 3 कंपनियां इसमें शामिल है। बिहार में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है। इससे पहले पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन के सामने कांग्रेस के लिए एक बड़ी मांग रख दी है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए अक्टूबर या नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। सांसद यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कम से कम 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा, खासतौर पर सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस के लिए आरजेडी को सीटें छोड़नी चाहिए। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस उन सीटों को स्वीकार न करे जहां उनके प्रत्याशी लंबे समय से चुनाव में कभी जीते ही नहीं। वहीं कांग्रेस नेताओं की तरफ से पप्पू यादव ने भी ये दोहरा दिया है कि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय होना चाहिए। बता दें कि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और इसी को लेकर चाहे से वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सारी पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीट है और उसी को लेकर पप्पू यादव ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए महागठबंधन से 100 सीटें मांगी है और उनका कहना है कि सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस के लिए आरजेडी को सीटें छोड़नी चाहिए कांग्रेस के लिए, ऐसा पप्पू यादव का कहना है। बता दें कि उनकी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, पर कांग्रेस उन सीटों को स्वीकार न करे जहां उनके प्रत्याशी लंबे समय से चुनाव कभी नहीं जीत पाए। वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव ने यह भी दोहराया है कि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी तय होगा। वहीं आपको बता दें कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था कांग्रेस खाली 19 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। वहीं आपको बता दें कि जो बिहार का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है और चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सारी जो पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और उसी को लेकर जो सारी पार्टियां हैं वो दमखम के साथ मैदान में उतर गई है। 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। वहीं पप्पू यादव ने महागठबंधन से कांग्रेस के लिए 100 सीटों की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह बाद में तय किया जाएगा। पप्पू यादव ने महागठबंधन पर को लेकर कांग्रेस से 100 सीटों की मांग की है। बता दें कि सीमांचल में आरजेडी कांग्रेस के लिए सीटें छोड़े, जिससे कि आपको बता दें कि सीमांचल चाहे से वो कोसी हो और अन्य जिले हो, उसी को लेकर भी जो पप्पू यादव है वो कांग्रेस के लिए सीट की मांग कर रहे हैं और वहां पर ज्यादा जाति समीकरण भी नहीं है। इसी को लेकर भी कांग्रेस के लिए पप्पू यादव सीट की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की डिमांड है कि कांग्रेस के लिए 100 सीट की मांग की है और इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और पप्पू यादव ने कहा है महागठबंधन के दौरान कांग्रेस के लिए 100 सीटों की मांग की है, इसको आप कैसे देखते हैं? तरुणा जी, कांग्रेस के लिए मांग की है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। मतलब कि जो समीकरण वहां पर बन रहे हैं उसके हिसाब से उनको लगता है कि कांग्रेस को 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो धरातल पर किस हद तक उतरेंगी ये तय जो उनका गठबंधन है वो करेगा। और कांग्रेस की सामर्थ्य कितनी है, क्योंकि कांग्रेस की जो छवि है वो दिन पर दिन गिरती चली जा रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव क्यों ना हो।
कांग्रेस अब एक तरीके से डिपेंडेंट पार्टी हो गई है। डिपेंडेंट पार्टी का मतलब कि जिस राज्य में उसको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, उस राज्य की जो बड़ी पार्टी है वो उसके डिस्क्रेशन पर चलती है, उसका अपना कोई इच्छा काम नहीं करती है। तो कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की सामर्थ्य रखती है कि नहीं रखती है, उस तरह के उसके पास कैंडिडेट हैं कि नहीं है, और कैंडिडेट होने के बाद उनकी विनेबिलिटी कितनी है, मतलब जीतने की उम्मीद कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बिहार क्या, पूरे राज्य क्या, पूरे देश के चुनाव में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और जो लोकल पार्टीज होती हैं उनका जो अपना वोट बैंक है, उनका जो अपना इन्फ्लुएंस है, वो ज्यादा काम करता है, विधानसभा चुनाव में खासकर काम करता है। और जो राजनीतिक जमीन है कांग्रेस की, वो बिहार में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो ये निर्भर करेगा कि जो वहां की गठबंधन की लोकल मजबूत पार्टी है वो कांग्रेस की उम्मीदों पर कितनी खड़ी ऊपर उतर पाती है। ये भी कहना है कि जो आरजेडी को है कांग्रेस के लिए सीटें छोड़नी चाहिए, क्योंकि वहां पर सीमांचल एरिया काफी ज्यादा, जैसे कोसी हो, वहां पर कांग्रेस को मौका देना चाहिए जिससे कि वो अदर पार्टीज को हरा सके। नहीं, मौका देना चाहिए, ये मैंने कहा कि ये इच्छा है पप्पू यादव की, उनका अपनी व्यक्तिगत राय है। पहली बात तो ये बात तब महत्वपूर्ण ज्यादा मानी जाएगी जब कांग्रेस की इस पर कोई कमेंट या कोई कंफर्मेशन आए कि कांग्रेस क्या चाहती है। और आरजेडी बिहार की एक मजबूत पार्टी है, वो कांग्रेस के सामने इस बात पर कॉम्प्रोमाइज करेगी कि नहीं करेगी कि वो अपनी सीटें छोड़े, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं सीटें छोड़ने के लिए, कि उस पार्टी का जो लोकल नेता है उसका वहां पर कितनी से है, या उसकी क्या इच्छाएं हैं, उस पार्टी से, उस व्यक्ति से वो सीट छोड़ने पर उसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि राजनीति में जो ओवरऑल सिनेरियो होता है उसके साथ साथ जो रिलेटेड व्यक्ति होता है उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी बहुत काम करती हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो पार्टी से जुड़ा है वो 5 साल इंतजार करता है इस मौके को पाने के लिए, चाहे वो पद के लिए, चाहे वो बड़े पद के लिए, चाहे छोटे पद के लिए। तो अगर उस व्यक्ति का इंटरेस्ट कहीं इनक्रोच हो रहा होता है तो फिर वो ना तो प्रदेश का हित देखता है, ना वो देश का हित देखता है, वो सिर्फ स्वार्थ हित में काम करता है। पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और वो ओनली 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। तो इस बार क्या लगता है कि कितने सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएगी? देखिए, रेशियो आपने खुद ही बताया ना कि 90 सीटें मिली थी और 17 सीटों पर जीत, यानी कि मात्र 20% का सक्सेस रेशियो रहा है। तो अगर 20% का सक्सेस रेशियो रहा है तो इसको बहुत बड़ा नहीं कहा जाएगा। इस बिहार पर अगर वो 90 के बजाय 100 सीटों की मांग कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन उनकी इस मांग को कहीं से भी समर्थन दे पाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमपी यूथ कांग्रेस के चुनावों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य भी चुने जाएंगे। विधानसभा कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष तक के चुनाव होंगे। चुनाव प्रक्रिया के तहत 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कोऑर्डिनेटर जिलों का दौरा करेंगे। दावे, आपत्तियों और चुनाव सुनवाई 28 अप्रैल से 7 मई तक होगी। नॉमिनेशन फॉर्म्स की स्क्रूटनी 7 मई से 9 मई तक की जाएगी। 11 मई तक फाइनल कैंडिडेट तय हो जाएंगे। पिछले बार साल 2020 में चुनाव हुए थे। जानकारी सैयद नासिर हुसैन, इलेक्शन कमीशन, यूथ कांग्रेस एमपी और शेष नारायण ओझा, प्रभारी यूथ कांग्रेस एमपी ने दी। SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित जिले हैं और चुनाव में प्रदेश के इन जिलों को SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इनमें सागर, देवास, जबलपुर, पारडूना, गुना, बुलहानपुर, सतना शामिल है। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।